नमस्ते। मैं संजय कुमार क्लास 10th की साइंस में जो फिजिक्स के चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ वन बाय वन। तो हम सबसे पहले जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का वो है लाइट। तो लाइट के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे और इसमें जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम आफ्टर द इंट्रोडक्शन हम उनको डिस्कस करेंगे इस चैनल पे। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास लाइट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाइट क्या है। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी is a form of energy which produces sensation of sight। आप सभी को पता है लाइट के बिना हम देख नहीं सकते हैं और लाइट की वजह से ही हम देख पाते हैं। हमारे चारों तरफ लाइट है, ठीक है। और लाइट जो रेज है, लाइट always travel in a straight line। and the speed of light in vacuum is 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख ही रहे हैं कि लाइट एक तरह की एनर्जी की फॉर्म है जो कि जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। लाइट की जो है वो ऑलवेज ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में और ये इसकी जो स्पीड होती है वैक्यूम में वो 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करती है। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इसको हम क्लास 12th का मैं ये टॉपिक क्लास 12th की फिजिक्स को भी इस चैनल में डिस्कस करूंगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्लास 12th में बहुत बड़ा एक पार्ट है। आप देखते हैं कि सन से जो लाइट रेज आ रही हैं वो वेव की फॉर्म में हमारी तरफ पहुंच रही हैं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वो वेव्स की फॉर्म में हमारी तरफ पहुंच रही हैं और लाइट उसमें एक पार्ट है जिसको विजिबल लाइट बोलते हैं, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। हम बहुत सा हिस्सा जो है वो सन से आ रही लाइट को हम नहीं देख पाते हैं। गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, इंफ्रारेड हैं, इनको हम नहीं देख पाते, ठीक है। और इसी में इन्हीं सभी वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं और लाइट इसमें से इसका एक पार्ट है। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइट। लाइट क्या होता है आपको मैंने अभी बताया, ठीक है। लाइट एक तरह की एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। हाँ, मैं जब भी क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बच्चों को ये क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ कि हम किसकी वजह से देख पाते हैं। तो पहला आंसर तो ये आता है, हमें देखने के लिए क्या जरूरी है। पहले तो हमें आंखें चाहिए। आंखें हमें देखने के लिए सबसे पहला प्रायोरिटी है हमारी। लेकिन बिना लाइट के हम नहीं देख सकते हैं। आंखें चाहे हमारे पास हैं भी, लेकिन हम बिना लाइट के नहीं देख पाते हैं आंखें होने के बावजूद भी। अगर आप डार्क रूम में चले जाएंगे तो डार्क रूम में आपको सारा डार्क ही दिखता है, ठीक है। वहां आप किसी भी चीज को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है। तो इट मीन्स कि आंखों के साथ साथ हमें लाइट भी चाहिए देखने के लिए, ठीक है। तो यहां पे आप ये सब नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सो रिफ्लेक्शन क्या होता है? The process of bouncing back the light in the same medium after striking a surface is called reflection of light।
तो आप देख रहे हैं द प्रोसेस, ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लाइट जो है वो उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है किसी सरफेस के टकराने के बाद। ये मैंने एक सरफेस ले लिया है, प्लेन सरफेस है हमारे पास, ये प्लेन सरफेस, या आप बोल सकते हैं ये प्लेन मिरर मैंने कंसीडर किया है। ठीक है, जब भी मैं इस सरफेस के एक परपेंडिकुलर लाइन, हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, और ये जो नॉर्मल होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये सरफेस के साथ जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री बनाता है। अब मैं कोई लाइट रे इसके ऊपर स्ट्राइक करूंगा, इस सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या बोलता है कि ये जो लाइट जो स्ट्राइक कर रही है वो इसी मीडियम में वापस बाउंस बैक कर जाती है, इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बाउंस बैक करगी। अब एक बात है, ये होता है यहां पे ये जो एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल बन रहा है इस रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ, इसको बोलते हैं हम द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो ये है इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये है आपके पास रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और यहां पे जो एंगल आई है इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। ठीक है, और दूसरा है आपके पास एंगल आर, इसको बोलते हैं एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये जो एंगल होता है, इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो आप देख ही पा रहे हैं कि यहां पे जो लाइट हमारे पास आई और यहां सरफेस के ऊपर किसी एंगल के ऊपर स्ट्राइक की, तो इसी मीडियम में लाइट वापिस चली गई। ठीक है, तो यहां पे एक इंसिडेंट रे है, दूसरी है रिफ्लेक्टेड रे, एक एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ। यहां पे याद रखने वाली बात है, यहां पे समझने वाली बात है कि ये देखो, ये जो सरफेस है, ये जो इंसिडेंस एंगल होता है वो नॉर्मल, जो कि इमेजिनरी लाइन हमने सरफेस के ऊपर ड्रॉ की है, इसके बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ये। ठीक है, यहां पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, आपको क्वेश्चन में दिया होता है ये वाला एंगल, और बच्चों से पूछता है कि रिफ्लेक्टेड एंगल बताओ, इंसिडेंट एंगल बताओ, तो बच्चे उसमें गलतियां करते हैं। जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन आपको लिख के बताता हूं, ये सभी आप नोट कर लेंगे पॉज करके। जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे आप, ये नॉर्मल है, ठीक है, यहां पे एक इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्टेड रे गई। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, आपको ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, आपको बोलता है फाइंड द इंसिडेंट एंगल, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? पॉज करके आप पहले खुद ट्राई करें। ठीक है, इस एंगल को फाइंड आउट करें। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं, यहां पे देख रहे हैं कि ये नॉर्मल और सरफेस के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, ये एक एंगल आपके पास 60 डिग्री है, टोटल 90 डिग्री है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? R प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो R इज इक्वल टू 90 माइनस 60, तो R कितना हो गया? 30 डिग्री। आपको पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन ये निकाला रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एक बात आती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो यहां पे जितना रिफ्लेक्शन एंगल है वही रिफ्लेक्टेड एंगल हो इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होते हैं। तो चलिए हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर वन,
द एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। बेटा अगर कोई चीज लॉ बनती है तो वो किसी भी सरफेस के लिए ट्रू होती है, चाहे वो सरफेस कर्व सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है या रेगुलर सरफेस है। रेगुलर सरफेस आप देखते हैं कि वो रेगुलर सरफेस ऐसे सरफेस होते हैं जिनमें इरेगुलेटर्स बहुत कम होती हैं। जैसे प्लेन मिरर आपके पास, कोई भी पॉलिश सरफेस होता है वो बहुत बढ़िया रिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें इरेगुलरिटीज बहुत कम होती हैं। और जो डिफ्यूज सरफेस होते हैं उनमें भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं। आपको उस सरफेस को देखने से लगेगा, जो रफ सरफेस होते हैं, कि इनमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। लॉज ये इनको लॉज बोला है हमने, तो ये किसी भी सरफेस के लिए ट्रू होते हैं, ठीक है। तो पहला आपके पास ये है। दूसरा आपके पास क्या बोलता है? इंसिडेंट रे reflected ray and normal to the reflecting surface at the point of intersection are lie in the same plane। अब ये जो सेकेंड लॉ है इसको समझने में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। बच्चे समझते हैं कि ये जो लॉ है, इस लॉ को दिक्कत क्या होती है बच्चों को समझने में। ये तो समझ आ रहा है कि एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के। इसमें क्या होता है कि ये जो ये सेम प्लेन की जो बात है ना, ये समझ में नहीं आती कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अभी यहां पे ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ये जो सरफेस है आपने रखा हुआ इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है। इस बोर्ड के ये जो सरफेस है, मान लो आपने प्लेन मिरर लिया और इस बोर्ड के ऐसे रख दिया, ठीक है। तो अब प्लेन मिरर के ऊपर आपने एक लेजर लाइट ली, यहां से स्ट्राइक किया, ठीक है। यहां पे इसी सरफेस, बोर्ड के सरफेस के ऊपर देखो, बोर्ड के सरफेस के ऊपर ही मैंने नॉर्मल, ये तो इमेजिनरी लाइन है नॉर्मल, और ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब आपको पता है कि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है। यही फर्स्ट लॉ बोलता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होता है, ठीक है। तो अगर ये प्लेन मिरर आपने रखा है तो एक रे आई जो कि किसके प्लेन में है? बोर्ड के प्लेन में, ठीक है। और ये रिफ्लेक्टर रे भी किसके प्लेन में गई? बोर्ड के प्लेन में। और आप नॉर्मल को भी देखें तो ये किसके प्लेन में है? बोर्ड के प्लेन में। इट मींस ये तीनों रे, जो तीनों आप मान रहे हैं, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। आप देख पा रहे हैं कि ये तीनों ही ये तो इमेजिनरी लाइन है, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, जो कि आपकी एक ही प्लेन में, किसके प्लेन में? बोर्ड के प्लेन में। प्लेन होता है 2D स्ट्रक्चर, ठीक है, 2D स्ट्रक्चर। तो ये एक ही प्लेन में, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बाहर के प्लेन में, इस प्लेन में होगा और इंसिडेंट ऐसे और रिफ्लेक्टेड ऐसे। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड बोर्ड के प्लेन में और नॉर्मल बाहर के प्लेन में नहीं, ये तीनों ही एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है। अगर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे बोर्ड के प्लेन में है तो नॉर्मल भी जो होगा वो बोर्ड के प्लेन पर ही होगा, ठीक है। ये सेकंड लॉ आपको बताता है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, एक बात और यहीं पे समझ लेते हैं। आगे क्या होगा कि ये लेजर लाइट यहां पे रखी है, तो आप क्या होगा कि इस लेजर लाइट को ऐसे ले आए, नॉर्मली इंसिडेंट कर दे। जब आप किसी लाइट रे को नॉर्मली इंसिडेंट कर देते हैं, मतलब इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग है, ठीक है, नॉर्मल के अलोंग ये, तो लाइट जो है वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे नोट डाल के, when the light ray strikes normally to the surface, then it retraces its path, ठीक है। मतलब कि जब लाइट रे जो है वो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के अलोंग आप इंसिडेंट करोगे तो क्या होगा? लाइट अपना पाथ रिट्रेस करेगी
और इस केस में जो एंगल आई, आपको पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। और आप देख ही पा रहे हैं कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे और पैरेलल रे आपस में पैरेलल है। इट मींस एंगल आई भी 0 होगा और एंगल आर भी 0 होगा। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि इस वाले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री कर देते हैं और रिफ्लेक्शन एंगल भी 90 डिग्री। नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है और रिफ्लेक्टेड एंगल वो नॉर्मल के बीच का एंगल है। और अभी ये दोनों नॉर्मल के लाइन के लॉन्ग ही हैं, रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्टेड रे भी और इंसिडेंट रे भी। तो इट मींस ये पैरेलल है नॉर्मल के। तो जब ये पैरेलल है तो एंगल कितना होगा, पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो आप ये सब नोट कर लेंगे। आगे हम डिस्कस करते हैं कि इमेजेस जो बनती हैं, तो हम देखते हैं कि सम टाइम में कुछ मिरर्स जो होते हैं वो उल्टी इमेज बनाते हैं, कुछ सीधी इमेज बनाते हैं। तो हमारे पास जो इमेजेस है, इमेज के बारे में समझ लेंगे कि इमेजेस क्या है। इमेज तो समझते हैं ना, जो हम मिरर में जो खुद का रिफ्लेक्शन देखते हैं वही तो आपके पास इमेज होती है। ठीक है, तो इमेजेस हमारे पास दो तरह की होती हैं। ठीक है, नंबर 1, 2 टाइप्स ऑफ इमेजेस। नंबर 1, रियल इमेज। बड़े ध्यान से इसको समझना। अब रियल इमेज क्या होती है? ठीक है, जब कोई लाइट रे जो है वो ऑब्जेक्ट से टकराती है और ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक्चुअल में मीट कर जाएं वो रेज, तो उसको बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है, लिखो, व्हेन द लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट meet actually meet at a point after reflection, then the image form is रियल। ठीक है, एक्चुअली मीट। आगे ये धीरे धीरे अभी पता नहीं लग रहा, जब हम रे डायग्राम्स को पढ़ेंगे इसमें तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में ये रियल इमेज क्या बता रही है। ठीक है, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज एक्चुअली मीट करी। मान लो आपने कोई मिरर, यहां पे कोई मिरर रख दिया, ठीक है, और यहां से कोई रेज आ गई ऐसे, एक रे यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट से एक रे गई ऐसे और वो ऐसे चली गई, स्ट्राइक करने के बाद दूसरी रे आपने ऐसे पास करा दी। ठीक है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे। ठीक है, तो आप देखो कि ये दोनों रेज ऐसे ऐसे गई, एक रे ऐसे गई, दूसरी ऐसे गई। आफ्टर रिफ्लेक्शन आप देखें तो यहां पे मीट कर रही हैं, एक्चुअल में मीट कर रही हैं ये। When the rays are actually meet after reflection, then the image is formed is real. उस इमेज को बोलेंगे कि रियल है। ये इमेज कैसी है, रियल इमेज है। ठीक है, तो आगे ये रे डायग्राम से अच्छे से क्लियर होगा, अभी नहीं हुआ होगा तो आगे अच्छे से क्लियर होगा। इसमें कुछ और पॉइंट्स है वो आप लिख लेंगे, जैसे रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। रियल इमेज को हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं। एक और पॉइंट, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। मतलब जहां भी रियल इमेज बन रही होगी तो वो जो आपको इमेज दिख रही होगी वो इन्वर्टेड मतलब उल्टी दिख रही होगी। तो रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड चलता है, इमेज उल्टी बनती है। हालांकि रियल इमेज है तो वो उल्टी होगी, तभी उसको हम रियल बोलेंगे। अगर इमेज आपको दिख रही है सीधी है तो वो रियल नहीं है, वो दूसरी तरह की इमेज है। ठीक है, वो दूसरी तरह की इमेज क्या है, सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, वर्चुअल इमेज। दूसरी इमेज होती है वर्चुअल इमेज। व्हेन द लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट do not actually meet but appears to be meet
appears to be meet at a point is known as virtual image. Then the image is formed, that is virtual. अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो रेज है वो एक्चुअली मीट नहीं करती, जैसे रियल में रेज एक्चुअली मीट कर रही थी, यहां पे क्या होगा, रेज एक्चुअली मीट नहीं करेंगी, बट अपीयर्स टू बी मीट। ठीक है, ऐसा होगा कि अपीयर्स टू बी मीट, ऐसा लगेगा कि आगे तो कहीं रिफ्लेक्शन के बाद नहीं मिल रही, लेकिन पीछे हम एक्सटेंड करें तो कहीं तो मीट कर रही है, तो अपीयर्स टू बी मीट। इसमें कैसे समझेंगे, जैसे कॉन्केव का एक ही केस आता है, आगे आपको रे डायग्राम पे चलेगा, ये फोकस होता है और फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, ठीक है, तो एक रे तो ऐसे चली जाएगी, ठीक है, ऐसे गई इंसिडेंट रे, दूसरी हमने ओब्लिकली करवा दी पास ऐसे, तो आप देख रहे हैं कि ये डाइवर्जिंग रे शो कर रहा है, डाइवर्जिंग रेज आर डाइवर्जिंग। अब ये रेज डाइवर्जिंग है तो ये आगे बढ़ाने पर तो कहीं नहीं मिलेंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे नेवर मीट एट द सेम साइड। ठीक है, अगर ये यहां नहीं मिलेगी तो मुझे तो लग रहा है कहीं पीछे से आ रही है ये, तो मैं जब इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा तो बेटा ये यहां से आ रही है रेज। ठीक है, तो अब इस केस में जो इमेज बन रही है वो आपकी बन रही है इस मिरर के अंदर, और रेज आर नॉट एक्चुअली मीट, इस साइड तो कहीं मीट नहीं कर रही थी, दे आर अपीयर्स टू बी मीट, वो पीछे कहीं मीट कर रही थी, अपीयर्स टू बी मीट, और जब अपीयर्स टू बी मीट आता है देन द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल इमेज। क्लियर, ये इतनी बातें नोट कर लेंगे। अच्छा, इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लेंगे, यहां पे मैं लिख रहा हूं। ठीक है, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, इरेक्ट को और एक नाम है अपराइट, इरेक्ट का मतलब है सीधी इमेज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे खड़े हैं और आप उल्टे दिख रहे हैं, वो तो रियल इन्वर्टेड में होता है, वर्चुअल में आपकी इमेज सीधी दिखती है। आप जब भी आप मिरर में खुद को देखते हैं तो सीधा ही देखते हैं ना, तो आपकी इमेज वो वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, तो आप देखिए, तो वर्चुअल इमेज की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये याद रखें, आगे ये काम आने वाली जब रे डायग्राम पढ़ेंगे। अच्छा, ये हिडन इंफॉर्मेशन होती है आपके न्यूमेरिकल्स में, हम न्यूमेरिकल्स का एक सेशन अलग से करेंगे, पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं मिरर तक का, जो भी हमारा इंट्रोडक्शन है मिरर फॉर्मूले तक, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स का एक अलग सेशन करेंगे। ठीक है, तो ये पॉज करेंगे, नोट कर लेंगे इसको। चलिए, तो नेक्स्ट आगे हम करेंगे आज सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेन मिरर। आपके सिलेबस में प्लेन मिरर है नहीं उतना, ठीक है, प्लेन मिरर के बारे में उतनी बातें नहीं है, लेकिन हाँ प्लेन मिरर हम देखते तो हैं, प्लेन मिरर अपनी रियल लाइफ में। तो प्लेन मिरर में ऐसा क्या है, इमेज कैसे बनती है प्लेन मिरर में, इमेज फॉर्मेशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन इसमें हम देखते हैं नंबर 1 पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लें, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने देखा होगा प्लेन मिरर एक प्लेन सरफेस होता है, ऐसा दिखता है प्लेन मिरर, पीछे से पॉलिश्ड किया होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम प्लेन मिरर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्लेन मिरर की, एक तो पहली बात, इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज, ये रियल इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता, ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है। सेकंड पॉइंट है आपके पास कि द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब आप जब भी प्लेन मिरर में खुद को देखोगे तो आपका जितना साइज आपको बाहर है ना, उतना ही साइज आपको इमेज मिरर के अंदर दिखेगा। ठीक है, तो जो इमेज का जो साइज, चाहे आपको अपने आप को पूरा देख रहे हैं, पूरी बॉडी को देख रहे हैं, या आप हाफ बॉडी को देख रहे हैं, ठीक है, जो भी पार्ट आप मिरर में देख रहे हैं बेटा, वो क्या होगा, वो आपके पास सेम साइज, अपना हाथ ही देख रहे हैं
तो हाथ का जितना साइज है उतना ही शायद आपको अंदर दिखता है। तीसरा है, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर is equal to the distance of object from the mirror। अब ये क्या बात है कि जब भी आप मान लो कि आपने ये है आपके पास, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, रे डायग्राम से घबराना नहीं है, आगे करवाऊंगा रे डायग्राम्स, ठीक है। तो आप देखो कि जैसे ही ये सरफेस, ये इंसिडेंट रे गई, आप सोचो कि इस सरफेस के नॉर्मल भी कैसे होगा, ऐसे ही होगा ना। और जब इंसिडेंट रे नॉर्मली स्ट्राइक होती है तो वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है, मतलब रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे जाएगी, दूसरी रे ऐसे स्ट्राइक करवा दो, ऐसे जाएगी ये, ठीक है। ये एंगल आई होगा, ये एंगल आर होगा, यहां एंगल आई बराबर एंगल आर दैट इज 0 होगा, यहां पे कुछ एंगल होगा। अब देखो ये इनको मैं आगे रिफ्लेक्टेड रे को आगे बढ़ाऊं तो ये डाइवर्जिंग रेज है, यहां तो नहीं मिलेगी, पीछे मिलेगी कहीं, तो पीछे की तरफ मैंने एक्सटेंड किया इसको, ठीक है, यहां पे मिली। तो आप देखो कि जितना साइज यहां था उतना ही साइज यहां पे दिख रहा है, और जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का था मिरर से उतना ही डिस्टेंस किसका बन रहा है, इमेज का मिरर से। तो मतलब ये जो बात बोल रहा था, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस था मिरर से उतना ही डिस्टेंस किसका है, इमेज का, ठीक है। ये बात बता रहा है, ठीक है। और साइज ऑफ इमेज का आपको दिख रहा है कि जितना साइज यहां पे था उतना ही साइज यहां पे बन रहा है, और वर्चुअल इरेक्ट बन रहा है। आप देखो ये एरो ऊपर था, मतलब ये ए बी था, और ये ए डैश बी डैश, तो आप देख पा रहे हैं यहां पे कि ए ऊपर ही है और यहां भी एरो ऊपर ही है, वी नीचे है, ये देखो यहां पे, तो वी यहां पॉइंट, ये भी नीचे ही है, मतलब वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रही है। तो प्लेन मिरर ये चीजें करता है। एक और पॉइंट है इसमें, ठीक है, इट फॉर्म्स लेटरली इन्वर्टेड इमेज, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। प्लेन मिरर फॉर्म लेटरली इन्वर्टेड इमेज। अब लेटरली इन्वर्टेड क्या है, लेटरली इन्वर्टेड है का मतलब है कि आपका, अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे, आपका ये मेरा ये राइट हैंड है, ठीक है, जब मैं मिरर में देखूंगा तो ये हैंड जो है वो मिरर में मुझे लेफ्ट बताएगा, मेरी पिक्चर ऐसे बनेगी ना, आप देखो सामने ऐसे, तो मिरर में ये लेफ्ट होगा, ये इसको मैं उठाऊंगा लेफ्ट को तो ये राइट होगा, ठीक है। मतलब राइट साइड अपेयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड अपेयर्स राइट, ये इसका मतलब लेटरली इन्वर्टेड का, अंडरस्टैंड। तो ये दिस इज ऑल अबाउट प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो आपको एक और बात पूछता है, इसमें नोट्स में डालें, आगे और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, कि फोकल लेंथ क्या होगी प्लेन मिरर की। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर बेटा ये होती है इनफाइनाइट, अभी नोट्स में डाल लो, समझ आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होता है, इनफाइनाइट। इनको नोट्स में डालें, ठीक है, नोट करें, पॉज करें, नोट करें इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास और कौन से मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर मतलब कर्व्ड सरफेस, ठीक है। हमने देखे होते हैं कि मिरर जो हमारे जहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं या चौराहा होता है वहाँ पे एक मिरर लगाया होता है, आपने भी देखा होगा, आपने मार्केट में जाओगे कभी भी तो देखना, साइड में एक मिरर, साइड में मिरर लगे होते हैं, गाड़ियों में मिरर लगा होता है, ठीक है। हेडलाइट्स, जहाँ आपकी गाड़ियों की हेडलाइट्स होती हैं उनमें मिरर लगा होता है, ठीक है। तो उसमें मेकअप किट में भी एक मिरर होता है, ठीक है। तो वो मिरर, क्या सारे मिरर प्लेन मिरर हैं, सोचने वाली बात है, क्या सारे मिरर प्लेन मिरर हैं, नहीं। कुछ मिरर हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। और क्या इंपॉर्टेंस है, स्फेरिकल मिरर्स भी ऐसे होते हैं जिनका सरफेस कर्व्ड होता है, ठीक है। हमारे पास दो तरह के स्फेरिकल मिरर आते हैं, एक आता है हमारे पास कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, इसमें लिखेंगे अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, whose reflecting
surface is curved whose reflecting surface is curved inward. ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व होता है, जैसे ये आप देखिए केव का मतलब होता है गुफा, तो ये गुफा जैसी शेप है ना, कुछ ऐसे बना हुआ ये, ठीक है। अच्छा ये जो मिरर है ये एक स्फीयर के पार्ट है, होलोस्फीयर। कैसा स्फीयर? होलोस्फीयर। होलोस्फीयर। अब ये 3D है, स्फीयर 3D होता है, ठीक है। तो ये होलोस्फीयर, होलोस्फीयर का कोई सेंटर होगा, ठीक है। अगर मैं इस सरफेस को यहां से काट दूं तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है ना, और बाहर से इसको पॉलिश कर दूं, ये कैसा मिरर बन गया? कॉनकेव मिरर बन गया, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है कि इसका आउटर सरफेस जो है वो पॉलिश्ड किया हुआ है, और जो इनवर्ड ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अंदर वाला जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और ये बाहर वाला जो सरफेस है वो है पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग। तो ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व होता है, अंदर की तरफ कर्व होता है। ये देखो केव गुफा, तो आपने देखा जो जहां केव आएगा वहां का जो अंदर वाला हिस्सा वो केव वाली साइड वो कैसी होगी? वो रिफ्लेक्टिंग होगी, ठीक है। तो ये आपके पास होगा कॉनकेव मिरर। क्लियर होगी बात? आप देख रहे हैं ये जो कॉनकेव मिरर है इसका ये किसी स्फीयर का पार्ट है, तो इसका यहाँ पे एक स्फीयर आएगा ऐसे, ये इस लाइन को ऐसे मिला दे। आगे इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ये आपके पास कॉनकेव मिरर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। द मिरर स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved outward, curved outward। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। तो अभी हमने ये स्फीयर देखा था, ठीक है। इस तरफ से स्फीयर को काटा तो अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग था। अगर मैं यहां से काट दूं तो बाहर वाला सरफेस, अंदर वाले सरफेस को क्या कर दो? पॉलिश कर दो। मतलब इस वाले पार्ट को मैं बाहर निकाल रहा हूं, इस वाले पार्ट को, ठीक है। तो अब जो आउटवर्ड सरफेस है, यहां पे केव नहीं आ रहा है ना, तो यहां पे केव वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग नहीं है। केव वाला हिस्सा क्या होगा? पॉलिश्ड। ये पॉलिश्ड सरफेस होगा, पॉलिश्ड सरफेस, और ये होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों ही, इन दोनों का एक सेंटर होगा ये, ठीक है। ये इसका सेंटर इस तरफ होगा, आपको दिख रहा है। यहां से काटा तो इसका सेंटर इस तरफ था, यहां से काटा तो इसका सेंटर इस तरफ था। क्लियर होगी बात? तो ये है आपके पास कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के हमने डिस्कशन किया अभी, ठीक है। अब हम इसके कुछ पार्ट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगी। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। तो आप देखें इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है। नंबर 1 है हमारे पास, पहले मैं स्फीयर बनाता हूं, ठीक है। इस स्फीयर का एक सेंटर होगा, तो सबसे पहले इसी सेंटर के ऊपर बात करते हैं। इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोट किया जाता है सी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप अगर हम पर सरफेस को काट लेंगे तो ये किसी भी मिरर के ऊपर लाई नहीं करता है, मिरर से आउटसाइड लाई करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी बात आप देखें, ये इसका एक लाइन होगी ऐसे, ठीक है। यहां से भी एक लाइन होगी, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम रेडियस, तो इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। थर्ड पॉइंट, किसी भी कोई भी मिरर हमारे पास होगा, जैसे मैंने ये कॉनकेव की बात करूं, बाहर पॉलिश कर दिया मैंने, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर का भी एक मिड पॉइंट होगा, इसको हम बोलते हैं पोल, पोल ऑफ मिरर। ऐसे ही पोल, इसको पी से डिनोट करते हैं, इसका भी पोल होगा। इसका ये सरफेस क्या होगा? कर्व्ड होगा आपके पास। ये वाला यहां से काट दिया मैंने, तो ये वाला आपके पास पॉलिश्ड होगा और ये रिफ्लेक्टिंग होगा। ये कॉनकेव, कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव,
ठीक है, तो आप देख ही पा रहे हैं, हमने पोल ऑफ मिरर की बात कर ली, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर ली। अब आगे बात आती है, जब भी हम किसी मिरर को लेंगे, कॉनकेव ले लिया, तो एक लाइन जो है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, और इसको मैं दोनों तरफ एक्सटेंड भी कर सकता हूं, तो इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऐसी लाइन जो कि ज्वाइन कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द मिरर को, एंड देन वी कैन एक्सटेंड ईदर साइड, और इस लाइन को हम दोनों साइड क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट इज अपर्चर। अपर्चर क्या है बेटा, जब मैं इस मिरर को काटूंगा तो आपको मैंने बोला ये 3D शेप होती है स्फीयर, ठीक है, तो इसको 2D मत समझ लेना, ये कुछ इस तरह से होगा जब हम काटेंगे इसको, तो ये जो इसका डायमीटर होगा इसको बोलते हैं अपर्चर। ये जो डायमीटर ए बी बोल दो इसको, ठीक है, ए बी जो डायमीटर है दैट इज नोन एज अपर्चर। क्लियर होगी बात। 6 हमारे पास अब आता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, अब ये प्रिंसिपल फोकस क्या है, इसको बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। अब मैं किसी एक मिरर के ऊपर इसको समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखो, ये मैंने कॉनकेव मिरर ले लिया, अभी आप समझ गए कि कॉनकेव मिरर का सेंटर क्या होता है, पोल, ठीक है, यहां पे इसका रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, समझ आई बात। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। कोई भी रेज बेटा जब पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी रेज जब पैरेलल आती हैं तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर, या तो मीट करेंगी या अपियर्स टू बी मीट होंगी, ठीक है। तो यहां इस केस में जो कॉनकेव मिरर है, इस केस में जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट करती हैं यहां पे, ठीक है। तो ये रेज भी जाएगी और कुछ इस तरह से यहां पे मीट करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये जो पॉइंट है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, when the rays coming from infinity parallel to the principal axis, after reflection it passes through the passes through the a common point on the principal axis, that is known as principal focus। ठीक है, अब ये जो फोकस है ये डिपेंड करेगा कि मिरर कौन सा है। कॉनकेव मिरर का फोकस इस तरफ आया, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस जो है वो उस तरफ आएगा, राइट साइड, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस आई होप सभी को समझ में आया होगा। 7th पॉइंट है हमारे पास फोकल लेंथ। अब ये जो फोकल लेंथ है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस है और ये पोल है, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। और एक और बात आती है फोकल प्लेन, वेरी इंपॉर्टेंट, फोकल प्लेन। ये जो फोकल प्लेन होता है बेटा, इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। इट इज अ प्लेन, लिखेंगे इसको, इट इज अ प्लेन perpendicular to the principal axis and passes through principal focus। तो ऐसा प्लेन होगा बेटा जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये होगा ना, ये मेरा हाथ देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर यही है चीज, ये एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर ये, ठीक है। और ये जो प्लेन है वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा, ये है प्रिंसिपल फोकस, ऐसे ऐसे पास करेगा। बट एक्चुअली में होता क्या है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि रेज जो है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ही पैरेलल हो सकता है कि रेज अगर आ रही है किसी पॉइंट से तो वो आपस में पैरेलल हो लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो। ऐसे आ रही हूं रेज, ऐसे आ रही हूं, आपस में पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो बेटा उस केस में वो जो रेज हैं वो प्रिंसिपल इस फोकस के ऊपर नहीं मीट करेंगी, उसके फोकल प्लेन में मीट करेंगी, इसको बोलते हैं फोकल प्लेन। आई होप सभी को समझ आया होगा।
क्लियर? तो यहां से नोट कर लेंगे, पॉज करें और नोट कर लें। ये सारे ही पॉइंट्स बेटा आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है? तो यहां पे हमने, मैं फिर से बता रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल ऑफ मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ और फोकल प्लेन, ये सारे ही पॉइंट आप लोगों को क्लियर होने चाहिए, ठीक है? तो मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, साइन कन्वेंशंस, ठीक है बेटा? जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो फिजिक्स में इन साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये कन्वेंशंस है, मान लिया गया है, आपको मानना है कि कौन सा डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, कौन सा डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे, ठीक है? तो यहां पे मैं कन्वेंशंस के बारे में लिख रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट है, ऑब्जेक्ट इज अज्यूम्ड टू बी प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को अज्यूम किया जाता है कि वो लेफ्ट साइड रखा गया है। मान लो मैं कॉनकेव मिरर का केस कंसीडर करता हूं, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के इस तरफ रखा हुआ है, लेफ्ट साइड, ठीक है? ये पहला हो गया, ठीक है? दूसरी बात, ऑल डिस्टेंसेस are measured from the pole of the mirror। सारे के सारे डिस्टेंस जो हैं, कोई भी डिस्टेंस बेटा, वो कहां से मेजर किया जाएगा? मिरर पोल ऑफ द मिरर से, ठीक है? पोल से मिरर करोगे तो एक साइड ये होगी, दूसरी साइड ये होगी, ठीक है? अब देखते हैं कि इस साइड को पॉजिटिव लेंगे, इस साइड को नेगेटिव लेंगे, किसको हम लेते हैं? तो नेक्स्ट पॉइंट इज the distance is measured in the direction of incident ray are taken as positive, ठीक है? तो जो भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होंगे उनको पॉजिटिव लेंगे। क्या मतलब? मान लो ये है आपके पास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से रेज मिरर की तरफ जाएंगी तो इस तरफ जाएंगी ना, तो ये डायरेक्शन हुई इंसिडेंट रे की, तो जितने भी डायरेक्शन इस तरफ को मेजर होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और जितने भी डिस्टेंसेस होंगे जो अपोजिट टू द प्लेन, अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट होंगे, उनको हम नेगेटिव लेंगे। तो आगे लिखेंगे फोर्थ पॉइंट, the distance is measured opposite to the incident ray are taken as negative। तो जो भी डिस्टेंस, एक तो आपने डिस्टेंस मेजर करने हैं पोल ऑफ द मिरर से, ठीक है? अगर डिस्टेंस आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। और जो डिस्टेंस आप पोल से ही डिस्टेंस मेजर करोगे ना, मतलब ये वाला डिस्टेंस आप पॉजिटिव लेंगे, और पोल से इस तरफ जब आप मेजर करने जाओगे तो ये तो नेगेटिव आएगा ये डिस्टेंस। ये बात हो रही है, मतलब इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन होगी, उस डायरेक्शन में जो आपके पास डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे वो पॉजिटिव लिए जाएंगे, और जो ऑपोजिट द इंसिडेंट रे लिए जाएंगे वो नेगेटिव लिए जाएंगे। एक और पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, द डिस्टेंसेस, द अपर डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। एंड सेकेंड, लास्ट वन इज the downward distances perpendicular to the principal axis are taken as negative। अब इसकी क्या बात है बेटा? अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना,
तो अपर डिस्टेंसेस दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर तो है, लेकिन दो बातें हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ये है तो इसके ये भी तो परपेंडिकुलर है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं अपर, प्रिंसिपल एक्सिस के अपर जो परपेंडिकुलर होगा उसको पॉजिटिव लेना है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड परपेंडिकुलर होगा दैट इज टेकन एज नेगेटिव। ये बात हो रही है यहां पे, ठीक है। तो ये कन्वेंशंस आई होप सभी को पता चल गए होंगे। अब यहां पे कुछ एक बातें, जब मिरर फॉर्मूला हम पढ़ते हैं तो वहां पे इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में बात आती है, उसको हम आगे साइन कन्वेंशन अभी आप समझ गए हैं, तो आगे जब रे डायग्राम्स करेंगे तो हम उसकी किसकी फोकल लेंथ नेगेटिव, किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे, कि कैसे हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए साइन कन्वेंशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, आपके न्यूमेरिकल्स गलत आएंगे अगर आप इसको नहीं समझते तो। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, व्हाट इज द साइन कन्वेंशन। ये कन्वेंशंस आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं, अंडरस्टैंड। तो पॉज करें, नोट करें इसको। ठीक है, आगे बात आती है बेटा रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, ठीक है। तो व्हाट इज द रिलेशन, रिलेशन देखा गया R इज इक्वल टू होता है 2f, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ। यहां से फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, R/2। कैसे आया, डेरिवेशन कैसे है, क्लास 12 में इसको डिस्कस करते हैं। 10th के लिए आपको सिर्फ इस फॉर्मूले को ऐसे ही याद रखना है कि R इज इक्वल टू 2f होता है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू R/2। मतलब आप देखें, ये मैं कॉनकेव मिरर लिया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अभी बताया मैंने ये फोकस था, ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये वाला डिस्टेंस और बेटा ये वाला डिस्टेंस आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, तभी तो ये पूरा R है ना, तो ये प्लस ये F प्लस F हो गया 2f, ठीक है। तो फोकल लेंथ निकालनी हो, R गिवन हो, फोकल लेंथ निकालनी है तो R को डिवाइड कर दो 2 से, अंडरस्टैंड। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन, चलो आगे बताता हूं, पहले हम इसके रूल्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कुछ रूल्स हैं, ये आप इसको नोट कर ले। ठीक है, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। बेटा कुछ रूल्स हैं इमेज बनाने के। देखो, लाइट रेज, लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है और आपको आप मुझे देख पा रहे हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट मेरे ऊपर पड़ी और आपकी आंखों में वो लाइट गई, ठीक है। मेरे ऊपर तो बहुत सारी करोड़ों लाइट्स पड़ी हैं और वो करोड़ों लाइट्स आपकी आंख में गई हैं, तो क्या मुझे रे डायग्राम बनाने के लिए कि इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, रियल बनेगी, क्या मुझे सारी रेज बनानी पड़ेगी? नहीं, हमें सिर्फ 2 रेज ही चाहिए इमेज बनाने के लिए। हम ये पता लगा सकते हैं कि रेज रियल बनेगी, इमेज रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, ठीक है। तो हमें सिर्फ 2 रेज चाहिए। तो रूल सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं। पहला रूल है, ठीक है, मैं दोनों के लिए बताऊंगा, कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी, ठीक है। तो कॉनकेव के लिए फर्स्ट रूल है, व्हेन द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, रेज कमिंग पैरेलल टू द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी रेज इन्फिनिटी से हमेशा याद रखें, इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा है ना तो उससे रेज जो है वो कैसे आती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कॉनकेव मिरर कुछ इस तरह से होता है, अभी तक आपको लोगों को याद हो गया होगा, केव बनाना है, वही रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है। दिस इज पोल एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रेज पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऐसे आएंगी पैरेलल रेज, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ये पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हेन द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, चाहे वो कितनी भी रेज है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करेंगी,
प्रिंसिपल फोकस से पास करेंगी, ये प्रिंसिपल फोकस। अंडरस्टैंड? तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास की? प्रिंसिपल फोकस से पास की। क्लियर होगी बात? अब आ जाते हैं कॉन्वेक्स की तरफ। ये सेम केस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेटा इसमें तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रेज आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है रेज, ये रिफ्लेक्टिंग है बाहर वाला सरफेस, पैरेलल आएंगी, ठीक है। अब बेटा यहां बनेगा फोकस, ठीक है, ये बना ना फोकस, देख पा रही, ठीक है। तो बेटा पहले आपने यहां से एक डॉटेड लाइन बना लेनी है फोकस से पास होती हुई। रे डायग्राम बनाने का ये तरीका आप लोगों को समझना पड़ेगा। पहले ये बनाओ, फिर यहां से क्या कर दो, ऐसे कर दो। एक बात और, ये जो कॉन्केव है ना, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट रेज को कन्वर्स करता है, कन्वर्जिंग। और ये कॉन्वेक्स जो है वो डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये लाइट रेज को डाइवर्स कर रहा है। आप देख रहे हैं ना, इसके ऊपर लाइट रे पड़ रही है, डाइवर्स कर रहा है। एक और लाइट रे ऐसे आएगी तो ये उसको इस तरफ भेजेगा, ठीक है, पीछे मिलाने पर यहां पे मिलेगी, क्योंकि ये भी पैरेलल है ना प्रिंसिपल एक्सिस के। जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो भी करेंगी, वो एक या तो एक्चुअल में मीट करेंगी फोकस के ऊपर, या तो अपेयर्स टू बी मीट एट द फोकस, ये बात होगी। क्लियर होगी बात? ठीक है, यहां पे अपेयरिंग हो रहा है, अपेयरिंग, अपेयर्स टू बी मीट। तो बेटा एक बात और क्लियर हो रही है कि अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये फोकल लेंथ है और ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है, तो आप देखो पोल से मैं फोकस ऐसे पीछे की तरफ जाऊंगा ना, इसका फोकल इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, प्रिंसिपल फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए, तो आप सोचो कि इस तरफ जा रहा हूं ना, तो ये इंसिडेंट रे तो इस तरफ है, ये इस तरफ है, मतलब कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होगी बेटा वो नेगेटिव होगी। मार्क दिस लाइन, मार्क दिस पॉइंट, जो फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कहां से मेजर हो रहा है? पोल ऑफ द मिरर से, और पोल से इस तरफ जा रहे हैं हम डिस्टेंस मेजर करने के लिए। और लाइकवाइज रेडियस ऑफ कर्वेचर भी यहां से मेजर होगा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव टी लिया जाएगा। तो बेटा ये न्यूमेरिकल में गिवन नहीं होता है, न्यूमेरिकल में आपको मिरर गिवन होगा, उस मिरर को आपको देख के ये पता करना है कि उस मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, ये गिवन नहीं होता कहीं भी, ये खुद से आपको लेना पड़ता है न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चन को पढ़ के। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा होता है कि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव ले लो, नहीं, वहां पे सिर्फ मिरर मेंशन होता है, ठीक है, उस मिरर को देख के आपको पॉजिटिव नेगेटिव लेना होता है। अब इस केस में देखो, ये इसकी फोकल लेंथ हुई ना, ये, और ये पोल है, और पोल से इस तरफ जा रहे हैं, मतलब इंसिडेंट रे भी इस तरफ जा रही है, तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी, और इसकी जो आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इस तरफ मेजर हो रहा है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये न्यूमेरिकल्स में कहीं गिवन नहीं होता है पॉजिटिव नेगेटिव, कि आप फोकल लेंथ को पॉजिटिव ले लो, आप रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, नहीं, आपको क्वेश्चन को पढ़ के आपको मिरर देखना है सबसे पहले, कौन सा मिरर है, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग। समटाइम कॉन्वेक्स कॉनकेव भी नहीं लिखा होता, क्या लिखा होता है? कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लिखा होता है, ठीक है। तो आपको वहां से देखकर ही पता लगाना होता है क्वेश्चन को पढ़ के कि किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, किसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट, ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल, सेकंड रूल है कि जब कोई रे, व्हेन रे passes through the focus of the, passes through focus, प्रिंसिपल फोकस, जब रे प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी तब क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल फोकस। अब रे को बोल रहा है बेटा, कॉनकेव मिरर है ये, रे बोल रहा है कि ऐसे पास कर रही है। जो रूल्स मैं बता रहा हूं ना, यहां पे 4 रूल बताऊंगा, यही 4 रूल में से 2 रूल चाहिए आपको रे डायग्राम बनाने के लिए, इनमें से कोई 2 रूल ले लो। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी रे, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अंडरस्टैंड बेटा? क्या बोला? द रे passes through the principal focus, after reflection it will go parallel to the principal axis, ठीक है। और यहां पे आ जाओ कॉनकेव के केस में, कॉन्वेक्स के केस में, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका फोकस है। अब यहां पे एक्चुअल में तो फोकस से पास नहीं करेगी, लेकिन अपीयर्स टू बी पास टू द फोकस,
बेटा सबसे पहले तो ऐसे एक लाइन बना लो, ठीक है। अब रे कुछ इस तरह से आ रही है, इंसिडेंट रे ऐसे, ये इंसिडेंट रे है। अब जब रिफ्लेक्शन होगा तो इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? क्लियर? दिस इज द सेकंड रूल। नाउ थर्ड रूल। थर्ड रूल में क्या है, क्या होगा जब रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन रे पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ही लिख रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन रे पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जब रे क्या होगा, जब रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज द पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। अब रे जो है वो यहां से पास कर रही है ऐसे। बेटा ये वो केस है जब भी, मार्क दिस लाइन, व्हेन द रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल नॉर्मली इंसिडेंट ऑन द कर्व्ड सरफेस। और जब भी रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है कर्व्ड सरफेस के ऊपर या किसी भी सरफेस के ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट होगा, तब वो रे रिट्रेस करती है अपने पाथ को, उसी पाथ में रिफ्लेक्ट होके वापिस चली जाएगी। ठीक है, तो बेटा कर्व प्लेन सरफेस में तो बताना बहुत इजी है कि ये नॉर्मल हो गया भाई सरफेस का, लेकिन कर्व सरफेस में ये बताना इजी नहीं है कि कौन सा नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल हमेशा याद रखें, कर्व सरफेस में जो नॉर्मल होता है कर्व सरफेस के, वो किसके पास करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये देखो अब ये सरफेस नॉर्मल हो गया ना, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, तो ये जो सेंटर, हमेशा ये बात बहुत बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, जब भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती तो वो नॉर्मली इंसिडेंट रे होती है, एंड नॉर्मली इंसिडेंट रे रिट्रेसेस इट्स पाथ। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ऐसे ही कॉन्वेक्स के केस में आएगा। ठीक है, कॉन्वेक्स के केस में हम देखें तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये फोकस होगा, मतलब ये एक्चुअल में तो पास नहीं करेगी, तो मैं कुछ इस तरह से बना देता हूं। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ऐसे जाएगी, तो बेटा ऐसे गई तो ऐसे वापस रिट्रेसेस इट्स पाथ। क्लियर? तो अब नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट रूल, व्हेन द रे स्ट्राइक्स ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रे स्ट्राइक्स ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो इसमें क्या है, ऑब्लिकली का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल। ठीक है, ऐसे रे स्ट्राइक की पोल के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे ये रे रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगेन इंसिडेंट एंगल बराबर रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, अब कॉनकेव के केस में क्या होगा, कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स के केस में भी ऐसे इंसिडेंट की और ऐसे आ गई, ये आई ये आर। ठीक है बेटा, दीज आर द रूल्स। ये 4 रूल्स में से आपको सिर्फ 2 रूल्स चाहिए इमेज बनाने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब समझ आएगा जितना भी मैंने आज करवाया आपको। ठीक है, और बाकी हम इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, और उनके एप्लीकेशंस क्या है, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, और आफ्टर दैट एक वीडियो होगा इंट्रोडक्शन का। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स का एक वीडियो बनाएंगे जहां पे मिरर से रिलेटेड सारे के सारे न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, आई होप कि आप आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।